हेलो दोस्तों, कैसे हो मेरे यूपीएससी के शूरवीरों। कैसे हो मेरे यूपीएससी के लड़कों, मज़ा आ रहा है पढ़ाई में। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी हिस्ट्री के जो लेक्चर्स है वो आपको पसंद आ रहे होंगे और उनको जो है आप पढ़ रहे होंगे, उनको देख रहे होंगे, वॉच किया है तो उनसे जो है आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। अगर आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश कर रहे होंगे तो वो क्वेश्चन भी आपसे लग रहे होंगे, उनके आंसर्स आपको अब मिल रहे होंगे। और अगर आपने अब तक मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पिछली सारी वीडियोस को आप देखें। अभी तक हम 8 लेक्चर्स हम कर चुके हैं अपलोड। और अभी हम जो है एंशिएंट हिस्ट्री में वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड तक हम कर चुके हैं। उसके बाद में अब हम लेटर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे। उसके बाद में हम रिलीजियस जो फ़िलासफ़िकल डेवलपमेंट हुआ, रिलीजियो फ़िलासफ़िकल डेवलपमेंट जो भी हुआ, जैसे हमारा बुद्धिज़्म आया और जैनिज़्म आया, उसके बाद में फिर हम जो महाजनपद हैं वो सारे पढ़ेंगे। इससे पहले हम अपने इस हिस्ट्री के सफ़र को हम आगे लेके चलें, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है हेल्पिंग ब्रेन्स। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई चीज़ आपको पूछनी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि हमारी जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, ठीक है। और इससे पहले हम आगे चले तो मैं थोड़ा सा आपको पिछली लेक्चर का हम जो है वो बताना चाहता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने अभी तक जो है सोशल डिवीज़न, हमने लास्ट हमने जहाँ पे हमने छोड़ा था, हम सोशल डिवीज़न पढ़ रहे थे उस समय वैदिक काल में, ऋग वैदिक पीरियड में बेसिकली। तो ऋग वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि जो हमारे सोशल जो डिवीज़न था, जो हमारे वर्णास थे, वो कैसे शुरुआत हुई। तो वर्णास में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो शुरुआत हुई थी, बिगिनिंग जो हुई थी वर्णास की, उस स्टार्टिंग में क्योंकि आर्यंस जो थे वो स्किन कलर को, जो अपीयरेंस थी उसको लेके बड़े कॉन्शियस थे। तो उन्होंने क्या किया कि स्किन कलर को एक फैक्टर बनाया और स्किन कलर में जिसकी फेयर स्किन थी उसको आर्य वर्ण में रखा और जिसकी डार्क स्किन थी, डार्क स्किन बेसिकली वो लोग थे जो इंडिजिनस इनहैबिटेंट थे उस समय के, उनको उन्होंने दास वर्ण में रखा। तो इस तरह से हमारे पास 2 वर्ण थे शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे हम डेवलपमेंट होता रहा सोसाइटी का, उसके हिसाब से क्या हुआ, टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन हुआ। टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन में क्या हुआ कि जो आर्यंस थे बेसिकली वो वॉरियर्स थे। तो वॉरियर्स थे, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे टूल्स थे, उनके पास लोहे के बने हुए आयरन टूल्स थे, आयरन वेपन्स थे, जिनकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज भी ऑक्यूपाई करनी शुरू की। उसके बाद जब उन्होंने ऑक्यूपेशन किया तो जो इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स थे जिनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उनकी टेरिटरीज़ को उन्होंने ऑक्यूपाई किया और उनका जो सामान था, उनके जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी उसको लूटा। उससे जो है लूट के जो भी सामान प्राप्त हुआ उसको आपस में शेयर किया। तो उसमें आप देखेंगे कि शेयर जो था वो इक्विटेबल नहीं था, ठीक है ना, इक्विटी शेयर नहीं था, बराबर नहीं बांटा गया। तो उसमें क्या हुआ, सबसे ज़्यादा जो हिस्सा था वो प्रीस्ट के हिस्से में आया और उससे थोड़ा कम सेनानी जो कि वॉरियर्स थे, जो राजा था वॉरियर, उसके हिस्से में आया। उसके बाद में जो बाकी बचा हुआ था वो बाकी जनता में बांट दिया गया। तो उस शेयर के हिसाब से क्या हुआ, वो जो अब अलग अलग वर्ग थे, जो प्रीस्ट थे, जो वॉरियर्स थे और जो बाकी बचे हुए पीपल थे, वो अलग अलग उसी शेयर के हिसाब से फ्लरिश करने लगे। तो उनका इकोनॉमिकल स्टेटस और उनका सोशल स्टेटस भी उसी तरह से राइज करने लगा। तो 3 वर्ण बन गए, एक था प्रीस्ट, दूसरे थे वॉरियर्स और तीसरे थे पीपल, जो आम जनता थी, जो जन थी, ठीक है ना। अब इन तीनों को एक वर्ण की तरह देखा गया है उस समय इनको ट्रीट किया है एक वर्ण की तरह। अभी तक हमारे पास शूद्र इंक्लूड नहीं हुए। शूद्र इसलिए इंक्लूड नहीं हुए क्योंकि शूद्र जो थे वो इंडिजिनस इनहैबिटेंट थे, जिनको बाद में हराने के बाद में उनको जो है, जो दास वर्ग थे, उनको दास वर्ग को उन्होंने शूद्र की तरह ट्रीट किया। तो उनको शुरुआत की दौर में जो ऋग वैदिक पीरियड की बिगिनिंग थी उस समय जो है उनको सोसाइटी में शामिल नहीं किया गया था, इंक्लूड नहीं किया था, उनका इंक्लूज़न नहीं हुआ था सोसाइटी में। तो लेटर स्टेजेस में हम कब की बात कर रहे हैं, जब हम देखते हैं, जब हम ऋग्वेदा पढ़ेंगे तो ऋग्वेदा का जो 10वां मंडल है, जो सबसे बाद में लिखा गया ऋग्वेदा का 10वां मंडल, उसमें हमें शूद्रा का जिक्र मिलता है, शूद्रा एज अ वर्ण। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो शूद्रा जो था वो लेटर स्टेजेस में वर्ण सिस्टम में शामिल किया गया, सोसाइटी में इंक्लूड किया गया, जिसको कि चौथा वर्ग, सबसे निचला वर्ग दिया गया, ठीक है ना।
इससे हम ये कह सकते हैं कि जो टूवर्ड्स द एंड ऑफ ऋग्वैदिक एरा शूद्रास अपीयर्ड। ठीक है, शूद्रा टर्म मेंशन फर्स्ट टाइम इन द 10th बुक विच इज द 10th मंडल विच इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ ऋग्वेदा। द फर्स्ट टाइम शूद्रा टर्म मेंशन इन दैट बुक. Okay, slaves were given as gifts to priests, but not for agriculture. Agriculture के लिए slaves को गिफ्ट नहीं दिया जाता था, गिफ्ट दिया जाता था पर not for agriculture. Women slaves gifted for domestic purpose. ठीक है, डिफरेंट ऑक्यूपेशन जो था उसको अब डिफरेंट वर्णा के साथ जोड़ने की जो सिलसिला था वो उतना शार्प नहीं था. जो ये जो पूरा जो फंक्शनरी थी कि जो डिफरेंट ऑक्यूपेशन को डिफरेंट वर्ण के साथ जोड़ते थे वो शार्प नहीं थी. जोड़ना शुरू हो गया था बट दैट वाज नॉट सो शार्प. उसके बाद में डोमेस्टिक स्लेव्स जो थे वो वेज अर्नर्स नहीं थे, उनको वेजेस नहीं दी जाती थी. ठीक है, इकोनॉमी वाज टेस्टोरल नॉट एग्रीकल्चरल. इसका क्या मतलब है? एग्रीकल्चर जो है ऐसा नहीं कि उसमें नहीं होती थी, बट एग्रीकल्चर वाज नॉट अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन. प्राइमरी ऑक्यूपेशन उस समय का था पेस्टोरल. पीपल वर पेस्टोरल एक्चुअली. और उस समय जो ट्रिब्यूट जो था, जो लोगों द्वारा दिया जाता था उसको कलेक्ट करना, और रेगुलर ट्रिब्यूट जो था वो बहुत लिमिटेड था. वो बहुत लिमिटेड स्कोप में उसको ट्रिब्यूट को जो ऑफ़र किया जाता था उसको कलेक्ट किया जाता था. लैंड जो है वो गिफ्ट में नहीं दी गई है ऋग्वैदिक पीरियड में. ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, सो नोट कर लें प्लीज़. सीरियल्स वॉज रेयरली ऑफर्ड. इसका मतलब ये है कि सीरियल्स जो हैं वो बहुत कम दी गई हैं, ऑफ़र की गई हैं. ठीक है, ऐसा नहीं की गई हैं, कुछ जगह पर मेंशन मिला है बट रेयरली ऑफर्ड. उसके अलावा जो नेचुरल फोर्सेस जो थी, नेचुरल जो भी जैसे फायर हुआ, वाटर हुआ, इनकी जो फोर्सेस थी इनको पर्सोनिफाई करके उनकी पूजा की गई है, वर्शिपिंग की गई है. इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि उनको जो नेचुरल फोर्सेस थी उनकी सिग्निफिकेंस, उनके इफ़ेक्ट तो पता लगे, उनकी पावर पता लगी, लेकिन उनके सिग्निफिकेंस पता नहीं लगे. तो उन्होंने क्या किया, उसको पर्सोनिफाई करा, उसको वर्शिप करना शुरू किया. उनको लगा कि शायद इसको वर्शिप करने से, ये एक दैव्य शक्ति है, इसको वर्शिप करने से ये हमारी रक्षा करेगा या हम पे कृपा करेगा, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा. तो उसको उन्होंने पर्सोनिफाई किया और उसकी पूजा करी. उसको जो है बहुत सारी जो प्रेयर्स करते थे, तो सैक्रिफाइसेस भी करते थे उनके नाम पे. ठीक है, ऋग्वेदा जो है वो फुल ऑफ हाइम्स हैं विच इज़ कंपोज इन ऑनर ऑफ डिवाइन फोर्सेस. तो पूजा करते थे, वर्शिप करते थे, तो उनके लिए प्रेयर्स गाई जाती थी. प्रेयर्स में जो है हाइम्स होती थी. हाइम्स जो होती थी वो डिवाइन फोर्सेस के ऑनर में की जाती थी. ठीक है, अब इस किसी तर्ज पर हम आगे देखेंगे तो इंद्र जो थे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गॉड थे, जिनको पुरेंद्र कहा गया है. इंद्र के नाम पर हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रेयर्स मिली हैं, हाइम्स मिली हैं, वो इंद्र के नाम पे मिली हैं. 250 हाइम्स जो है ऋग्वेदा में केवल इंद्र के नाम पे मिली हैं. उसके बाद में सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गॉड थे वो थे अग्नि. अग्नि के नाम पर हमें 200 हाइम्स मिली हैं. ठीक है ना. अब हाइम्स, अग्नि को हम एक सेकंड इम्पोर्टेंट गॉड मानते हैं, तो उसके अलावा 200 हाइम्स के अलावा इसमें क्या है कि सेंट्रल प्लेस जो थी किसी भी वर्शिप की किसी भी जो है पूजा करने के लिए जो सेंट्रल प्लेस थी वो फायर ने ऑक्यूपाई की हुई थी. और ये सिर्फ इंडिया में नहीं था, ये ईरान में भी ऐसा ही था. थर्ड इम्पॉर्टेंट, अगर हम ऊपर से नीचे तक प्रायोरिटी देखेंगे तो पहले जो है पुरेंद्र, सेकंड इज अग्नि एंड थर्ड इज द वरुण. ये इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी है ऋग्वैदिक पीरियड के गॉड्स की. इम्पोर्टेंस अगर हम फैक्टर देखें तो सोम जो थे, अब वरुण जो थे वो पर्सोनिफाइड गॉड थे वाटर के. सोम जो थे वो पर्सोनिफाइड गॉड थे प्लांट के. अच्छा, सोम के नाम पर एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक भी बनाई गई है बाद में. ठीक है, फीमेल डिविनिटीज़ थी अदिति एंड उषा. फीमेल डिविनिटीज़ थी. ये कहना गलत होगा कि फीमेल डिविनिटीज़ नहीं थी ऋग्वैदिक पीरियड में, बट उनकी जो इम्पोर्टेंस थी, वो प्रोमिनेंस जो थी उनकी, वो उतनी नहीं थी जितनी मेल गॉड्स की थी. मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी तो मेल गॉड्स की इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा थी फीमेल डिविनिटीज़ से. सूर्य जो थे वो सिमिलर थे, जैसे कि ग्रीक में हेलियस गॉड है, उसी की तरह यहाँ पे इंडिया में ऋग्वैदिक पीरियड में सूर्य थे. अग्नि एंड इंद्रा,
इन दोनों को इनवाइट किया जाता था, इनको निमंत्रित किया जाता था जब यज्ञ करते थे, सेक्रीफाइस दी जाती थी, ठीक है ना, और ऑफर की जाती थी इनको वेजिटेबल्स एंड बार्ली। उसके अलावा सावित्री जो एक फीमेल गॉड थी, उनके नाम पर गायत्री मंत्र बने हैं, और गायत्री मंत्र बेसिकली ऑफर ही सावित्री को किया जाता है, एड्रेस से सावित्री को किया जाता है। कुषाण जो थे वो शूद्रों के देवता थे, तो उनको माना जाता था कि ये जो है कैटल्स के गार्ड हैं, रक्षक हैं कैटल्स के, ठीक है। विष्णु जो थे वो रिलेटिवली माइनर गॉड थे ऋग्वैदिक पीरियड में, ठीक है ना। प्रेयर्स जो थी वो कलेक्टिवली और इंडिविजुअल दोनों तरह से की जाती थी, और पूरे जो है जो ये ऑफर की जाती थी गॉड्स को सबके साथ में मिलके पूरी ट्राइब के लिए। ओरिजिनली एवरी ट्राइब और क्लैन वाज अ वोटरी ऑफ ए स्पेशल गॉड। हर ट्राइब का एक स्पेशल गॉड हुआ करता था। अग्नि एंड निद्रा वर इनवाइटेड टू पार्टेक सैक्रिफाइसेस मेक बाय द होल ट्राइब, ऑफरिंग ऑफ वेजिटेबल्स बार्ले टू गॉड्स। ऋग्वैदिक पीरियड जो है प्रेयर वाज नॉट accompanied बाय एनी रिचुअल और सैक्रिफिशियल फॉर्मूले, ठीक है। इन ऋग्वैदिक पीरियड द मैजिकल पावर ऑफ वर्ड्स वाज नॉट कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट। अभी तक क्या था, जैसे हम आगे हम देखेंगे मंत्रों के जो उच्चारण हैं उनकी मैजिकल पावर की हम बात करेंगे आगे जो हमारे दूसरे वेद हैं, लेकिन अभी तक ऋग्वैदिक पीरियड में मैजिकल पावर ऑफ वर्ड्स इतनी इंपॉर्टेंस उसको नहीं दी गई है। इट केम इन लेटर वैदिक पीरियड व्हेन अदर वेदास वर कंपाइल्ड, ठीक है ना। व्रही, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, व्रही वाज द नेम ऑफ पैडी, धान या चावल, राइस, उसको व्रही बोला गया है ऋग्वैदिक पीरियड में। अब यहाँ पे हमारा ऋग्वैदिक पीरियड ख़त्म होता है। अभी इसके बाद में हम जब बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड की, अभी हमारा डेवलपमेंट शुरू हुआ आर्यन फेज का, उसके बाद में यहाँ तक हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं। जब लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो हमारा लगभग 1000 BC से 500 BC तक का जो पीरियड है, 500 ईयर्स के आसपास का जो पीरियड है, ये पूरा लेटर वैदिक पीरियड कहलाया जाता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंशन की जब बात करेंगे तो हम बताएंगे कि जो हिस्ट्री है लेटर वैदिक पीरियड की, वो बेसिकली वैदिक टेक्स्ट जो है, जो ऋग्वेदा के बाद में जो वैदिक टेक्स्ट कंपाइल किए गए हैं, उनकी जो हिस्ट्री है वो दैट इज बेसिकली द लेटर वैदिक पीरियड। संहिता, एक संहिता जो वर्ड है, शब्द है, वो किसको कहा गया है? संहिता का मतलब होता है कि जो वैदिक हाइम्स हैं और मंत्रास हैं उनके कलेक्शन को संहिता बोला गया है। अगर हम जैसे ऋग्वेदा को बोलेंगे तो ऋग्वेदा संहिता, ठीक है, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। संहिता बेसिकली इज द कलेक्शन ऑफ द वैदिक हाइम्स और मंत्रास। टर्म राष्ट्र जो है, राष्ट्र अभी तक इससे पहले ऋग्वैदिक पीरियड में राष्ट्र का जिक्र नहीं था, ये हम पहले पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पता लगा है कि जैसे हम बात करते हैं, राष्ट्र जो है लेटर वैदिक पीरियड में टेरिटरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पहली बार यूज़ हुआ है इन लेटर वैदिक पीरियड ओनली। अब प्रजापति, अभी हम गॉड्स की बात करते हैं तो प्रजापति जो थे एक नए गॉड अभी हमें मिले। उससे पहले पुरेंद्र सबसे इम्पोर्टेंट गॉड थे, सुप्रीम गॉड थे। नाउ द प्रजापति टुक द सुप्रीम पोजीशन। वैदिक लिटरेचर जो है, अब लिटरेचर की हम बात करेंगे, ये मैं आपको एक हाईलाइट बता रहा हूँ, अभी आगे हम पढ़ेंगे इनको। जो वैदिक लिटरेचर है उसकी बात अगर हम करेंगे तो बेसिकली हम ब्रॉडली 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं एक वैदिक लिटरेचर को, श्रुति एंड स्मृति। श्रुति बेसिकली होता है कि हमारे जो है, जो हमने सुना किसी से, हियरिंग के बेस्ड ऑन हियरिंग, वो श्रुति होता है। और स्मृति मीन्स हमारी मेमोरी के बेस पे, या जिसने भी जो भी लिख रहा है वो मेमोरी के बेस पे कोई लिखता है तो उसको हम स्मृति बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द बेसिकली चार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर। श्रुति विच इज़ बेस्ड ऑन हियरिंग एंड स्मृति बेस्ड ऑन मेमोरी। अगर हम श्रुति की बात करें तो बेसिकली श्रुति में हमारे पास ये 5 हमारी जो लिटरेचर हैं, हमारे वैदिक लिटरेचर, वेदास हैं, संहिताज हैं, ब्राह्मणाज हैं, अर्यंकाज हैं, उपनिषद, ये सभी के सभी श्रुति हैं।
स्मृति बेसिकली वेदंगास और जितने भी हम दो एपिक है हमारे महाभारत एंड रामायण, बोथ आर स्मृति, ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन मेमोरी। किसी ने उनको बोला नहीं है, वो होती हुई हैं चीज़ें, तो लोगों के याद हैं और वो क्या हुआ है कि बाद में ट्रांसफ़र हुई। अब ये बेसिकली डिफरेंस अगर आप देखेंगे श्रुति एंड स्मृति में, तो श्रुति जो है वो ऑथर्ड होते थे, कंसिडर्ड किया गया किसी ने लिखे हैं, ऑथर्ड हैं, किसी ने जो है बोले हैं और किसी ने लिख दिए हैं, वो ऑथर्ड हैं। और जो स्मृति है वो ऑथरलेस लिटरेचर में काउंट होते हैं। प्राइमरी ऑथोरिटेटिव वर्क्स ऑफ हिंदुइज्म श्रुति, ठीक है, इसको एक प्राइमरी जो है इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी गई है श्रुति को, ऑथोरिटेटिव है, जबकि स्मृति जो है ये ट्रांसमिटेड हुए हैं वर्बली अक्रॉस द जनरेशंस, जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसमिटेड हुए हैं, बट ये स्मृति हैं, ये हमें पता है। सेंट्रल कैनन ऑफ हिंदुइज्म इज श्रुति ओनली, श्रुति जो लिटरेचर है दैट इज सेंट्रल कैनन ऑफ हिंदुइज्म, वेयर एज द स्मृति इज कंसिडर्ड सेकेंडरी lesser authoritative than Shruti except by Mimamsa school. There are basically 6 philosophical school of Hinduism or Indian philosophy broadly says, ठीक है। तो अब इसमें से जो है एक philosophical school है मीमांसा के अलावा बाकी सभी स्कूल्स ने स्मृति को एक सेकेंडरी और लेसर ऑथोरिटेटिव लिटरेचर माना है, जबकि श्रुति को सभी ने ही, जितने भी 6 के 6 स्कूल्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है हिंदुइज्म में, ठीक है। और श्रुति जो है बेसिकली डिस्क्राइब्ड एज द रिविलेशन थ्रू अनुभव, इसका क्या मतलब है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ है लोगों को श्रुति से, तो इसलिए उसको डिस्क्राइब उसी हिसाब से किया है कि दीज आर द रिविलेशन थ्रू अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस से वो उनका जो है कंपाइलेशन हुआ है। जबकि जो ये स्मृति है वो फ्लूइड, कंसिडर्ड फ्लूइड एंड फ्रीली रिटन बाय एनीवन, मतलब इनके पास इसमें कुछ वो नहीं है। आप देखेंगे रामायण कितने वर्जन रामायण के आ गए हैं, महाभारत कितने वर्जन महाभारत के आ गए हैं, तो ये क्या ऐसा इसमें नहीं है कि जो स्मृति बेस्ड स्मृति जो लिटरेचर है ये किसी के द्वारा भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना। और जबकि श्रुति ऐसे नहीं है, पुराण जो चल रहे हैं पुराण शुरू से वही चल रहे हैं, उसको कोई और नहीं लिख सकता। पुराण के कई वर्जन्स नहीं हो सकते, वेदों के कई वर्जन नहीं हो सकते, जबकि रामायण और महाभारत के वर्जन्स हो सकते हैं। ये मेनली ब्रॉड एक डिस्टिंक्शन है बिटवीन द श्रुति एंड स्मृति। तो ये आप ज़रा इसको नोट कर लें बहुत अच्छे से, इनमें से क्वेश्चन पक्का आएगा और मेंस में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये आपको लिखने में, इंटरव्यू में बहुत ही अच्छा इफेक्ट ये डाल सकता है, प्लीज़ इसको नोट करें। एक्सपेंशन इन द लेटर वैदिक पीरियड में जब हम आगे जाते हैं तो हमें पता लगता है कि लेटर वैदिक पीरियड के जो टेक्स्ट हैं ये बेसिकली कंपाइल किए गए हैं अपर गैंगेटिक बेसिन में। इनका पीरियड वही जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड में 1000 से 500 BC के आसपास कंपाइल किए गए हैं इन द अपर गंगेटिक बेसिन। नियरली 700 साइट्स जो हमें मिली हैं उनमें हमें मिले हैं प्रिंटेड ग्रेवेयर्स। प्रिंटेड ग्रेवेयर्स हमने पहले ही बोला कि ये वैदिक जो पीरियड है, आर्यंस जो सेटलमेंट है, बेसिकली लेटर वैदिक पीरियड की जो सेटलमेंट है आर्यंस, ये उनसे बिलोंग करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट सो दैट द एरिया कवर्ड, जो एरिया है इसका जो लेटर वैदिक पीरियड का है वो पंजाब से, वेस्ट में पंजाब है और ये वेस्टर्न यूपी गंगा जमुना दोआब का जो क्षेत्र है वहाँ तक ये पूरा स्ट्रेच किया गया है। अगर हम इसका जो है लॉन्गिट्यूडिनल इसका जो एक्सपेंशन देखेंगे, ठीक है। एक्सकेवेशन जो हस्तिनापुर में हुआ है, बेसिकली जो हमें हस्तिनापुर एक साइट है, आपको शायद आपने नाम सुना होगा महाभारत में, हस्तिनापुर बेसिकली ये जो एरिया है ये है वेस्टर्न यूपी में, मेरठ जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आता है ये हस्तिनापुर, बिल्कुल गंगा जी के तट पे बसा हुआ शहर है ये। और
ये वही शहर है ओरिजिनली जो महाभारत में जिसका जिक्र है। और ये बेसिकली इसमें जो एक्सकेवेशन हुआ है ये अराउंड 900 to 500 BC के आसपास बिलोंग करता है एक्सकेवेशन, विच इज़ क्लियरली बिलोंग टू द लेटर वैदिक पीरियड। अगर हम ऋग्वेदा की बात करें तो ऋग्वेदा हमने वैसे ऋग्वेदिक पीरियड में पढ़ा है, बट हम सीधे फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो ऋग्वेदा है ये 10 मंडल में 10 बुक्स में जो है डिवाइड किया गया है। सेकंड से लेके 8th जो बुक्स हैं इसकी वो ओल्डेस्ट बुक्स हैं। फर्स्ट एंड 9th आर द लेटर एडिशन, एंड द 10th जो बुक है वो जो है वो लेटेस्ट एडिशन है इसका, सबसे जो आखिरी में लिखा गया है, सबसे नया जो मंडल है वो 10th बुक है इसकी। और ये कलेक्शन है 1028 हाइम्स का। और इसमें जो है लगभग जो 9th बुक है इसकी वो सोम को डेडिकेटेड है, गॉड सोम जो गॉड ऑफ प्लांट हैं उनको डेडिकेटेड है। और 10th बुक जो है वो पुरुषोक्त उनको डेडिकेटेड है, पुरुषोक्त को कंटेंट है उसमें। यजुर्वेदा की बात कर रहे हैं हम, तो यजुर्वेदा जो है यज्ञ, यजुर मीन्स यज्ञ, उसमें यज्ञ की पूरी वो दी हुई है। रिचुअलिस्टिक वेद है ये, रिटन इन प्रोज में लिखा गया है, ठीक है ना। इसमें सैक्रिफाइस की जो परफॉर्मेंस है उसके प्रोसीजर्स लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो इसमें रिचुअल्स और हाइम्स दोनों हैं, प्रेयर्स भी हैं और रिचुअल्स किस तरह से निभाने वो सारी चीज़ इसमें दी गई हैं यजुर्वेदा में। सामवेद की बात हम करते हैं तो साम मतलब मेलोडी, साम का मतलब मेलोडी होता है। तो बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 1603 हाइम्स एंड इट कंटेन्स नॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड मेडिसिन, दोनों चीज़ें हैं। अथर्ववेद, अब इसमें क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, सामवेद की बात हम करें अगर तो कई बार उसमें म्यूज़िक पूछ लेते हैं, कई बार मेडिसिन पूछ लेते हैं, तो दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। हर जगह ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, प्लीज़ इनको नोट डाउन कर ले, ठीक है। बहुत डीप में जाकर अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगा। अथर्ववेदा की बात करते हैं तो बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूले, इसमें तंत्र मंत्र की विद्या दी गई है अथर्ववेद में। नॉलेज ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ नॉन आर्यंस की जो प्रैक्टिसेस हैं उसकी भी नॉलेज इसमें दी गई है, ठीक है। अब ये पूरे चारों वेद हो गए। अब वैदिक संहिता जो हैं वर फॉलोड बाय द कंपोजिशन ऑफ द सीरीज ऑफ टेक्स्ट नोन एज द ब्राह्मणास। अब ये संहिताज हैं, इनके बाद में जो ब्राह्मणास लिखे गए हैं ये पूरी की पूरी तरह से रिचुअलिस्टिक फॉर्मूले इसमें दिए गए हैं ब्राह्मणास में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक्सपेंशन की तो पंचाल किंगडम एक जगह थी। पंचाल जो है बेसिकली मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, इनको कंबाइन करने पे पूरा पंचाल किंगडम आती थी। बेसिकली पंचाल किंगडम इज़ फेमस फॉर इट्स फिलोसोफर किंग्स एंड ब्राह्मणा थियोलॉजीज। ब्राह्मण थियोलॉजीज और फिलोसोफर किंग्स की वजह से ये फेमस थी, बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम थी ये, ठीक है ना। अराउंड 600 BC द वैदिक पीपल स्प्रेड फ्रॉम दोआब टू फर्दर ईस्ट टू कौशल इन ईस्टर्न यूपी एंड विदेहा इन नॉर्थ बिहार। अब ये मैप जो है आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि हमने जो है ये मार्क किया हुआ, रेड से जो मार्क किया हुआ है ये पंचाल क्षेत्र है। बेसिकली ये जो है रेड से जो हमने मार्क किया हुआ है ये पंचाल है। पंचाल बेसिकली किंगडम है बरेली प्लस बदायूं प्लस फर्रुखाबाद, ठीक है। उसके अलावा कुरु जो है, कुरु बेसिकली भात ट्राइब और पुरु ट्राइब दोनों को मिला के कुरु ट्राइब बनती थी। तो ये जो कुरु क्षेत्र है बेसिकली ये हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ वाला क्षेत्र है। अगर हम इसको आइडेंटिकली देखें तो ये कौरव और पांडव जो थे उनको मिला के जो पूरा हस्तिनापुर किंगडम थी ये उससे हम आइडेंटिकल इसको लिंक इस्टेब्लिश कर रहे हैं और ये आइडेंटिकली वही माने जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे तो उपनिषद जो है वो 800 से 500 BC के बीच में उनकी कंपाइलेशन हुई और टोटल जो है उपनिषद हैं 108। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको प्लीज़ नोट कर लें। 108 उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं और ये कंपाइल किए गए 800 to 500 BC के बीच में। ये फिलोसफिकल है नेचर में, ठीक है। ये नेचर में फिलोसफिकल है। टर्म उपनिषद जो है बेसिकली इज नॉलेज एक्वायर्ड बाय सिटिंग क्लोज टू द टीचर। टीचर के पास बैठ के जो नॉलेज ग्रहण करते हैं
उसका मतलब उपनिषद होता है। ये एंटी रिचुअलिस्टिक हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, प्लीज़ नोट कर लें इसको। और ये बेसिकली डिफाइन करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म, आत्मा एंड ब्रह्मा। दिस इज़ द फिलोसॉफिकल लिटरेचर उपनिषद। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आयरन इम्प्लीमेंट्स की। बात अगर हम करें तो ये बहुत सारे आयरन इम्प्लीमेंट्स हमें जो डेड बॉडीज़ हैं दफनाई हुई उनके आसपास मिले हैं, लगभग 1000 BC के। तो उनसे हमें पता लगता है कि लगभग 1000 BC में हमने आयरन का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। आयरन वीपन्स जो हैं कॉमनली यूज किए गए हैं वेस्टर्न यूपी में। उसमें उन वीपन्स में एरो हेड्स हैं, स्पीयर हेड्स हैं, ये सब चीज़ें, तीर हैं, इस टाइप की चीज़ें मिली हैं। तो ये लगभग 800 BC के आसपास हमें मिला, मतलब हमने उसको स्पेशलाइज्ड टूल्स में भी कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद में आयरन एक्स में हैव बीन यूज्ड टू क्लियर द फॉरेस्ट इन द अपर गैंगेटिक बेसिन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पुराने अपने लेक्चर में हमने देखा था, हमने पढ़ा था किस तरह से आयरन की खोज के बाद में डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। आयरन जैसे ही खोज हुई तो हमारे बड़े बड़े हथियार बनाए, बड़े बड़े हथियारों से, जो कि उससे पहले कॉपर के हथियार उतने शार्प नहीं होते थे, टूल्स उतने शार्प नहीं होते थे। अब ये आयरन टूल्स जो हैं बहुत शार्प, बहुत मजबूत होने लगे, जिससे हम पूरे जो फॉरेस्ट कवर है उनको हमने साफ़ किया। और उसके बाद में एग्रीकल्चर हम करने लगे उस लैंड पे, जो कि फर्टाइल लैंड थी। तो फर्टाइल लैंड पे एग्रीकल्चर से क्या हुआ, वो पहले से ज़्यादा फर्टाइल लैंड पे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ कि हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत एकदम से सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा उन्होंने राइज किया है उसके प्रोडक्शन में। ठीक है, एग्रीकल्चर टूल्स मेड ऑफ आयरन हैव बीन फाउंड एंड एग्रीकल्चर बिकेम द चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड बिकॉज नाउ द productivity of soil has increased significantly, so we can produce even much more food grains for our entire society and for trade as well. तो उसमें क्या हुआ कि वो पूरी की पूरी चीज़ें हमारे पास बहुत अच्छी तरह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो अब प्रोड्यूस होने लगे। उसके बाद हम बात करेंगे तो बार्ले प्रोडक्शन कंटिन्यू था अभी तक, लेकिन अभी हमने इंक्रीज़ कर दिया है राइस एंड व्हीट, ये चीफ क्रॉप्स बन गई हैं। बार्ले अभी भी कंटिन्यू हुआ प्रोड्यूस करना, लेकिन राइस एंड व्हीट जो हैं वो इम्पोर्टेंट हमारी क्रॉप्स बन चुकी थी अब तक। गंगा यमुना दोआब में फर्स्ट टाइम वैदिक पीपल एक्वेंटेड विद राइस, व्रही, जिसको हम पहले भी बता चुके हैं, व्रही। तो पहली बार इसका जो हमारे पास जो ये वैदिक पीपल जो एक्वेंटेड हुए हैं राइस से, उनके जो नॉलेज हुई है, उनका सामना हुआ है, वो गंगा यमुना दोआब में हुआ है क्षेत्र में, इसी पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में। हस्तिनापुर की बात करें तो हस्तिनापुर में राइस के जो हैं रिमेन्स मिले हमें, लगभग 8th century BC के मिले हैं, वो डिस्कवर हुए हैं। तो विच इज़ द सेम पीरियड, मतलब 8th century BC इज़ अराउंड 700 to 800 BC, विच इज़ बेसिकली द लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक फेज़। अगर पंजाब और वेस्टर्न यूपी की बात करें हम, तो व्हीट जो था इस इन दोनों क्षेत्रों में स्टेपल फूड की तरह यूज़ किया गया। ऋग्वैदिक असेंबलीज जो थी, अभी हम जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात हम कर रहे हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऋग्वैदिक पीरियड में क्या थी और अब क्या थी। हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक पीरियड में 4 तरह की असेंबलीज थी, ठीक है ना। अब उसमें क्या था, सभा, समिति और विधाता और एक और थी। तो ये हमने 4 जो समितियाँ थी इनकी जो है अब वो बदल गई इनकी, ठीक है। अब जैसे ऋग्वैदिक असेंबलीज जो है उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो कम हो गई, लॉस्ट हो गई, एकदम ख़त्म हो गई, ठीक है ना। अभी क्या हुआ है कि असेंबलीज की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई है, बल्कि रॉयल इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, ठीक है। अब किंग की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, अभी क्या थी, असेंबलीज की इम्पोर्टेंस थी। विधाता जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई, विधाता। उसके अलावा सभा और समिति जो थी वो एग्जिस्ट तो कर रही थी, लेकिन उनकी कैरेक्टर चेंज हो गई है। अब सभा में पहले वीमेन जो है वो अलाउड थी, अब सभा में वीमेन अलाउड नहीं थी। नाउ इट वॉज डोमिनेटेड बाय ब्राह्मणास एंड नोबल्स, ब्राह्मण और नोबल्स अब उसमें डोमिनेट कर रहे थे। अब जो है महिलाओं को उसमें प्रवेश की अनुमति नहीं थी सभा में, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमारे पास, हमने पहले देखा कि बहुत बड़ी बड़ी हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होने लगी,
ड्यू टू जो हमारी सॉइल थी वो मोर प्रोडक्टिव सॉइल हमारी क्रिएट हुई एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब क्या हुआ कि बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर जब होने लगी तो अब हम जो है बहुत लोगों को फीड कर सकते थे, फीड करने के बाद भी हमारे पास स्टोर कर सकते थे, स्टोर करने के बाद हम ट्रेड भी कर रहे थे उसमें। तो बहुत जो है हम फ्लरिश होने लगी पूरी किंगडम्स। तो किंगडम्स फ्लरिश होने से क्या होगा, बहुत बड़ी बड़ी किंगडम फॉर्मेशन होने लगा। अब किंग्स जो हैं उनकी पावर बढ़ने लगी। किंग की पावर बढ़ने से क्या हुआ, अभी जो था जो किंगडम थी उसके थ्रोन के लिए अब कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, क्योंकि ये बड़ी बड़ी किंगडम होने लगी, राजा का जो है कद भी बढ़ गया। तो अब जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं पहले से ज़्यादा, तो अब क्या है कि उनके बीच में, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उसके लिए छीना झपटी भी होगी। तो कॉन्फ्लिक्ट होने लगा थ्रोन के लिए। अब किंग जो है जीतने के बाद में राजसूय यज्ञ जो था वो करता था। उससे क्या होता था, वो सुप्रीम पावर को कन्फर करने के लिए राजसूय सेक्रीफाइस करता था। ठीक है, उसके अलावा अश्वमेघ यज्ञ करता था राजा। अश्वमेघ यज्ञ क्या करता, किस लिए करता था? अश्वमेघ यज्ञ करता था अनचैलेंज टेरिटरी ऑक्यूपेशन के लिए अश्वमेघ यज्ञ करता था। ये आपने सुना होगा कि यज्ञ में एक सफ़ेद घोड़े को छोड़ दिया जाता था और वो जहाँ जहाँ जाता था उसको अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी तो राजा जो है, जो अश्वमेघ यज्ञ करता था, वो छोड़ता था अश्व को, और वो जिस भी टेरिटरी में होके जाता था, अगर वहाँ के राजा को कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो उसको रोकता था, और अगर रोकता नहीं था तो वो टेरिटरी उस राजा की हो जाती थी जो अश्वमेघ यज्ञ करता था। जिसका मतलब ये होता था कि जिस टेरिटरी में वो ये अश्व गया है, उस टेरिटरी के राजा को, जिसने अश्वमेघ यज्ञ किया है, उस राजा की सुप्रीमेसी एक्सेप्टेड है। अगर वो उसको रोकता है तो इसका मतलब उसको एक्सेप्टेड नहीं है कि वो राजा उससे ज़्यादा सुप्रीम है, तो वो टेरिटरी अपनी नहीं देना चाहता उस राजा को। तो उनके बीच में फिर युद्ध होता था टेरिटरी के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी अश्वमेघ यज्ञ। उसके अलावा संग्रहित्री, हमें पता है, हमने देखा ऋग्वैदिक पीरियड में टैक्स कलेक्शन के लिए कोई ऑफिसर था, ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिलती अभी तक। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में संग्रहित्री जो है वो एक टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर था, ये हमें पता है। तो ये देखिए एक नई चीज़ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में एडिशन के कितने सारे होने लगे हैं अब। उसके अलावा किंग डिड नॉट पोसेस अ स्टैंडिंग आर्मी इवन इन द लेटर वैदिक पीरियड, ये एक सिमिलैरिटी है। ऋग्वैदिक पीरियड में भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी किंग के पास, यहाँ भी किंग के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। ठीक है, सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, ये हम पहले भी देख चुके हैं, अभी भी देखे हैं। तो अभी क्या था, अब वो लेटर ऋग्वैदिक पीरियड में हमें पता लगा कि 4 वर्णा बन चुके थे। अब वो 4 वर्णा यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। अब ब्रह्म, वैश्य, शूद्रा, इनकी बात हम करते हैं। तो ब्रह्मा जो है एज ए ब्राह्मण जो है वो एक इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास की तरह इमर्ज हुए हैं लेटर वैदिक पीरियड में। अब जब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है तो अब क्या होगा, क्षत्रिय और ब्राह्मणों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, इसके प्रमाण भी मिलते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि जब कई लेटर स्टेजेस में बहुत सारी जगह पर उनके बीच के जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो सुलझा लिए गए, ताकि वो उनको इस समझ में आ गया कि भाई रूल करना है तो हमें आपस के अपने कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने होंगे। ठीक है, आपने कहानी भी सुनी होगी कि जो परशुराम थे और क्षत्रिय थे उनके बीच में कई सारे युद्ध हुए, जिसमें परशुराम ने काफ़ी क्षत्रियों को जो है वो मारा था। तो ये इससे हम रिलेट करके भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो वैश्य थे वो कॉमन पीपल थे, उनको स्टार्टिंग में जो है प्रोड्यूसिंग फंक्शन दिए गए थे सोसाइटी में, यानी कि एग्रीकल्चर और कैटल ब्रीडिंग के जो वर्क थे जो वो उनको असाइन किए गए थे। लेकिन लेटर स्टेजेस में क्या हुआ कि ये जो वैश्य थे ये ट्रेड में इंगेज होने लगे। ठीक है, और ये जो तीनों वर्ण थे इनमें से एक चीज़ कॉमन थी कि इनको जनेऊ की जो प्रक्रिया है वो उसके लिए एंटाइटल्ड थे तीनों। ठीक है ना, उपनयन, ये इस चीज़ के लिए जो है ये अलाउड थे। उसके अलावा 4th वर्ण की बात हम करते हैं जो कि जनेऊ के लिए एंटाइटल्ड नहीं थे, शूद्र। ठीक है, शूद्र जो है वो सर्वेंट की तरह ट्रीट किए गए हैं। सर्वेंट टू द अनदर हैड अ लोवेस्ट स्पेस इन द सोसाइटी। वुमेन जो थी उनको बहुत
जो है नीचे इस तरफ की पोजीशन दी गई हैं उस पीरियड में। फादर को जो है हायर पोजीशन दी गई है फैमिली में। मेल एंसेस्टर्स को वर्शिप किया गया है, मतलब हम जो वर्शिप करते थे एंसेस्टर्स को आज हम करते हैं। आज हम देवी देवताओं को पूजते हैं अपने कुछ, अगर आप हिंदू सभ्यता की बात करेंगे तो अपने एंसेस्टर्स को भी पूजा करते हैं। उस समय भी करते थे, लेकिन एंसेस्टर्स में केवल मेल एंसेस्टर्स की पूजा हुआ करती थी। ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र अपीयर्ड इन लेटर वैदिक पीरियड ओनली। गोत्र की जो इंस्टीट्यूशन है वो लेटर वैदिक पीरियड में ही अपीयर हुआ। और पीपल बिगैन प्रैक्टिसिंग गोत्र एक्सोगेमी। एक्सोगेमी मतलब अपनी अंतर जातीय जो विवाह है वो नहीं करना, उसको एक्सोगेमी बोलते हैं। ठीक है। नो मैरिज इज इन सेम गोत्र। सेम गोत्रों में कोई मैरिज नहीं की जाती थी। आश्रम बेसिकली क्या होता है कि 4 स्टेजेस होती हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनप्रस्थ और सन्यासी। ये चारों जो स्टेजेस हैं ये वैदिक टाइम्स में वेल इस्टेब्लिश्ड नहीं थी। इनको जो है पोस्ट वैदिक पीरियड में ही इनका जिक्र मिलता है। लेटर वैदिक टेक्स्ट में जो है ओनली 3 आश्रम्स का मेंशन मिलता है। स्टेज ऑफ गृहस्थ वाज कॉमनली प्रैक्टिस बाय ऑल द वर्णास। चारों वर्ण में गृहस्थ जीवन जो है उसको प्रैक्टिस करने के प्रमाण मिलते हैं। उसके अलावा जो अगर हम गॉड्स, रिचुअल्स और फिलॉसफी की बात करें तो इंद्र और अग्नि की जो है इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई थी। प्रजापति हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नए गॉड हो गए थे, वो सुप्रीम गॉड पोजीशन ले ली थी। रुद्र जो है गॉड ऑफ एनिमल्स जिनको बोला गया है वो इम्पोर्टेंट गॉड बने। ये चेंजेस हैं। अभी विष्णु की बात हम करें, विष्णु माइनर गॉड थे। अभी विष्णु क्या है? प्रोटेक्टर ऑफ पीपल हु लेड सेटल्ड लाइफ, है ना। पहले क्या था? सेमी नोमैडिक लाइफ जो जीते थे उनके गॉड थे विष्णु। अभी क्या है? जो सेटल्ड हो गए हैं उनके गॉड बन चुके हैं। ठीक है। कुशान जो है गॉड ऑफ सुद्रा, जी भी हम पहले पढ़ चुके हैं पुरानी पिछली स्लाइड में। अभी सैक्रिफाइस जो है वो इम्पोर्टेंट हो गई बहुत ज़्यादा, है ना। पब्लिक एंड डोमेस्टिक सैक्रिफाइस दोनों तरह की सैक्रिफाइस होने लगी। गोगना, गेस्ट को गोगना बोला गया, और गोगना उसको भी बोलते थे जो कि कैटल्स पे फेड करते थे, विच वॉज फैट ऑन कैटल। इन एडिशन टू काउस, अब पहले क्या था? हम काउ को सैक्रिफाइस के लिए यज्ञ में देते थे, प्रीस्ट को देते थे। अभी उसके अलावा क्या है कि हम गोल्ड, क्लॉथ और हॉर्सेस ये भी हम सैक्रिफाइसल गिफ्ट को देने लगे। ब्रह्मा जो है वो एज ए सुप्रीम एंटिटी इमर्ज किए गए। बिगिनिंग ऑफ टेरिटोरियल किंगडम्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। टेरिटरी जो है किंगडम, बड़ी बड़ी किंगडम्स इस्टेब्लिश होने लगी, फॉर्मेशन होने लगी, किंग्स की पावर बढ़ने लगी। तो बिगिनिंग ऑफ टेरिटोरियल किंगडम भी हो उस समय शुरू हुआ। अभी क्या था? इससे पहले जो वॉर थी वो केवल काओ के लिए लड़ी जाती थी। अभी क्या हुआ कि वॉर जो है टेरिटरी ऑक्यूपेशन के लिए भी लड़े जाने लगी। इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मिलता है हमें महाभारत वॉर। ठीक है। जिसका जो है वो केवल टेरिटरी ऑक्यूपेशन के लिए ही वो युद्ध हुआ था महाभारत का। ठीक है। वो इसी पीरियड से बिलोंग करता है। सोसाइटी बिकेम एग्रीकल्चरल। अभी तक क्या था? सोसाइटी पैस्टोरल थी। अभी क्या हुआ? पैस्टोरलिस्ट जो हैं वो पीजेंट्स में ट्रांसफॉर्म होने लगे। तो ये हमारी जो है लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि हमारा वैदिक पीरियड पूरी तरह से ख़त्म हमने कर चुके हैं। ये एंड हो गया है इसमें। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसको, और हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्पिंग ब्रेन्स को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइमली। अभी हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम जो ये रिलीजियो फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट हुआ, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, ये हम पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।